Derivative is not just a rule, it's a vision to see the change. In every aspect of life, it sets the range. Hello everyone, I am Karan Singhai and today we are going to study chapter 6 of class 12, that is application of derivatives. And in today's session, we are going to study about the introductory part of this chapter. So in our previous chapter that we have covered, we talked about how to do the differentiation of different functions. So this is just the application part of the derivatives what we have learned in chapter number 5 of class 12th. So let me just begin with a basic introduction कि हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं. ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि जो चैप्टर नंबर हमारा 5 था उसमें हमने क्या किया था, हमने डेरिवेटिव समझा था कि डेरिवेशन हमको कैसे करना, और मैंने वहां पे आपको बताया था कि डेरिवेशन हम 11th में भी पढ़ के आए हैं, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स का. लेकिन उसमें नया पार्ट क्या था, हमने डेरिवेटिव निकालना सीखा था कंपोजिट फंक्शंस का. ठीक है, कंपोजिट कहने का मतलब अलग अलग टाइप के हमारे फंक्शंस थे, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से हमने डील किया था. मैंने आपको इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शंस वहां पे बताए थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के साथ डील किया था और लॉगरिथमिक फंक्शंस के साथ हमने वहां पर डील किया था. अब नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज कि हम जो नॉलेज हमने गेन किया, मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ कि मैथ्स क्या है, हमारा एक टूल है. उस टूल से हम अपना बेसिक डे टू डे लाइफ के एप्लीकेशंस या फिर फॉर द जस्ट एकेडमिक पर्पसेस हम वो टूल को इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बिना मैथ्स के आप ये सब सारी चीजें नहीं कर सकते जो भी दुनिया में चल रही. तो मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास टूल ही नहीं होगा, हथियार ही नहीं, तो आप युद्ध लड़ोगे कैसे. ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव, जो मैंने आपको बताया इन वेरियस डिसिप्लिन्स. मतलब सिर्फ एक में नहीं आप सोचो कि ठीक है हमने 11 में मैथ्स नहीं लिया तो हम बच जाएंगे, नहीं. हर जगह इसके बेसिक कुछ ना कुछ एप्लीकेशन आपको आने वाले हैं, तो जैसे इंजीनियरिंग, साइंस, सोशल साइंस एंड मेनी अदर फील्ड्स. फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के मैंने लिखा कि वी लर्न हाउ टू डेरिवेटिव कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. तो जब हम पढ़ रहे थे बेसिक डेरिवेशन भी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि डेरिवेटिव हमारा दिखाता क्या है. जैसे dy by dx हमारा दिखा क्या रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. तो एप्लीकेशन में भी हमको ऐसी प्रॉब्लम जहां पे हमको रेट ऑफ चेंज पूछा होगा तो हमारा ये डेरिवेटिव्स वाला कंसेप्ट यूज होने वाला है. ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया. फिर मैंने वहां पे आपको क्या बताया था, जब हम डबल डिफरेंशिएशन करते थे तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट को भी पढ़ लेते थे, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो आप उस चेंज के रेट ऑफ चेंज को पढ़ते जा रहे हो. ठीक है, सेकंड हम इससे क्या कर सकते हैं, टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व एट अ पॉइंट. तो मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि ग्राफिकल विजुअलाइजेशन अगर हम करें, ग्राफिकल विजुअलाइजेशन, ठीक है, कि हमारा भाई एक्चुअल में जो डेरिवेटिव है dy by dx है तो वो शो क्या कर रहा है. तो मैंने आपको बार बार वहां पे एक मॉड x का ग्राफ बना के दिखाया था. ठीक है, ऐसा कुछ बनता है y इज इक्वल टू मॉड x का, मैंने आपको बताया था. तो जो हमारा dy by dx होता है ना, वो स्लोप बताता है एट अ पॉइंट. से इस पॉइंट का बता रहे हैं, तो dy by dx इस पॉइंट का क्या बता रहे हैं, एक तरीके से स्लोप बताता था. तो ये हमारा क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इंटरप्रिटेशन है हमारा कि बाय ग्राफ हमारा dy by dx दिखाता किस चीज को है. इन द सेम मैनर आपको मैंने क्या बताया था कि जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है, इसके जस्ट बाद सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज्यादा ध्यान देना आपको, तो वो क्या बताता था, इस तरीके का सिंबल होता है, आप लोग ने बेसिक पढ़ा होगा, और सपोज यहाँ पे y है, तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि आप एरिया को ऐड कर रहे हो. ठीक है, ऐड आप कर रहे हो एरिया को, छोटे छोटे पार्ट्स को आपने ब्रेक कर दिया और उनको ऐड कर दोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा. जैसे इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूंगा तो इस कर्व के अंदर का एरिया मेरे को दे देगा इंटीग्रेशन. सो दीज आर ऑल विजुअल रिप्रेजेंटेशन. बैक टू आवर डिस्कशन. और क्या बताएगा हमको, टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन व्हिच इन टर्न विल हेल्प अस टू लोकेट पॉइंट्स एट व्हिच लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू लोकली. अब हम एक चीज समझेंगे कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, वो भी हमको निकालने में मदद करेगा. तो जैसे मैंने बताया टर्निंग, तो आपको जब मैं आगे बताऊंगा तो मैंने ग्राफ डाले हुए हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो हमको पता होगा कि मैक्सिमा कहाँ है, मिनिमा कहाँ है. जब हम उस चीज को पढ़ेंगे तो फिर अच्छे से इन डेप्थ में हम डिस्कशन करेंगे उसका. नाउ वी विल ऑल्सो यूज डेरिवेटिव टू फाइंड इंटरवल्स ऑन विच आवर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो हम इससे ये भी बता पाएंगे कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. मैक्सिमम मिनिमम तो हम बताएंगे. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, देखते हैं. फाइनली वी यूज द डेरिवेटिव टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी. तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी निकालते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, कि हमारे एप्लीकेशन इस चैप्टर के कहाँ कहाँ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन. तो
जैसा कि मैंने आपको बताया कि dy by dx दिखाता क्या है भाई, इट शोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज ही हमारा dy by dx से जो रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नाउ रिकॉल दैट बाय द डेरिवेटिव ds by dt, ds आप समझ लो डिस्टेंस और t को समझ लो टाइम, मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस s विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, नाउ इन अ सिमिलर फैशन, मतलब ये दिखा क्या रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमारा स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। एक तरीके से dv इज इक्वल टू ds by dt, इस तरीके की चीज आप पढ़ के आए हुए हो अपने फिजिक्स में। ठीक है, वो फिजिक्स वाले सर आपको इन डेप्थ बताएंगे। ठीक है, बस हमको यहाँ पे क्या देखना है कि ये दिखा क्या रही है चीज, ds by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमारा वेलोसिटी क्या होता है, यही चीज तो होता है। मतलब कि हम ये लिख सकते हैं कि dv इज इक्वल टू ds by dt, यानी कि वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ व्हेनेवर वन क्वांटिटी y वेरीज विद अनदर क्वांटिटी x सेटिस्फाइंग सम रूल, जो मैं आपको बताता हूँ बार बार कि y इज इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, यानी कि y जो हमारा है वो क्या है, डिपेंडेंट फंक्शन, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। मतलब y की जो वैल्यूज हैं वो डिपेंड करेंगे ऑन द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, देन dy by dx फॉर और f डैश x, ये भी मैं बता चुका हूँ कि हम f डैश x लिखते हैं dy by dx को। अगर दूसरी बार हो जाता है तो दूसरा डिफरेंशिएशन तो f डबल डैश, f ट्रिपल डैश, ऐसे ऐसे हम बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू represent the rate of change of y with respect to x and dy by dx at x is equal to x naught, यानी कि हमने रेट ऑफ चेंज तो निकाल दिया, अब किस पॉइंट पे निकालना है। सपोज बहुत सारे पॉइंट्स होंगे तो x नॉट पे रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x at x is equal to x naught। तो ये चीज में आपको जब हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था तो एक आध क्वेश्चन में बताया था कि हम क्या करेंगे, dy by dx निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन उसके बाद भी तो सर्टेन पॉइंट्स होंगे कि कहाँ पे x की वैल्यू पे आपको एट दैट पॉइंट चेंज बताना है। तो हम क्या करेंगे उस केस में, जो भी dy by dx की वैल्यू होगी उसमें हम जिस पॉइंट पर हमको x चाहिए, जिस पॉइंट पे हमको रेट ऑफ चेंज चाहिए, हम वो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको उस पॉइंट पे मिल जाएगी। अभी हम इसका क्वेश्चन करने वाले हैं, 5-6 जितने क्वेश्चन हैं आपकी बुक्स में सारे मैंने डाल दिए कि आपको ये बेसिक समझ में आए, फिर एक्सरसाइज आप एज अ होमवर्क आराम से कर सकते हो बैठ के। ठीक है, फर्दर इफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल t, तो इससे आपको क्या याद होगा, ये भी मैंने आपको पढ़ा है कि सर पैरामेट्रिक भी आपने कवर कराया था। तो पैरामेट्रिक में क्या होता है, एक दूसरे से के साथ रेट ऑफ चेंज नहीं निकाल रहे हैं। x क्या है, इट इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t, तो दोनों फंक्शन ऑफ t हैं। देन बाय चेन रूल हम पढ़ के आ गए बहुत अच्छे से, dy by dx क्या होगा, dy by dt और dx by dt, यानी कि कुछ किया नहीं, मैंने क्या बताया था, चेन रूल में क्या होता है कि अगर ये क्वांटिटी से कुछ मिलने वाला नहीं है हमको तो हम क्या करेंगे, dy by dt और ये ऐसे कर देंगे, या फिर डिवीजन में ला देंगे तो नीचे क्या बन जाएगा, dx by dt। तो ये वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, dx by dt देखो डिवीजन में आ गया। इफ dx by dt is not equal to 0, thus the rate of change of y with respect to x can be calculated using the rate of change of y and that of x both with respect to t। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि अगर दोनों हमारे जो वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल हो गए हमारे और दोनों डिपेंडेंट हो गए किस पे, एक अनदर पैरामीटर के, दैट इज t, तो हमारा x क्या हो गया, इट इज अ फंक्शन ऑफ t, y हमारा क्या होगा, इट इज अ फंक्शन ऑफ t, तो इट इज gt फॉर y, y इज इक्वल टू gt, एंड फॉर x इट इज x इज इक्वल टू ft, दैट इज फंक्शन ऑफ t, y इज इक्वल टू gt फंक्शन ऑफ t। तो हम क्या करेंगे, ये चेन रूल लगा के यूजिंग पैरामेट्रिक रिलेशंस हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, अब मैंने शानदार सी आपकी 6 प्रॉब्लम्स करवाई हुई हैं, आपको रेट ऑफ चेंज वाली प्रॉब्लम्स इजीली समझ में आ जाएंगी। बस क्या रहेगा इन प्रॉब्लम्स में कि आपको जो भी वर्डिंग्स है उसको क्या करना है, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस ब्रेक डाउन करने की कोशिश करनी है। आपने उसको इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस ब्रेक डाउन कर लिया फिर तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। और ये जो प्रॉब्लम है रेट ऑफ चेंज वाली, इसमें बहुत ही सिंपल आपको डेरिवेशन रहेगा। अगर आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस की होगी अपने पिछले चैप्टर की, दैट इज डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंट फंक्शन, जब हमने कवर किया था, तो ये वाला चैप्टर तो आप चुटकियों में खेल जाओगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं सिंपल प्रॉब्लम, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि जो x नॉट वाला हमने पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, पहले रेट ऑफ चेंज निकाल लेंगे, फिर एट अ पॉइंट हमको निकालना होगा, तो एट अ पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, उस x नॉट की वैल्यू डाल देंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट में। अब एरिया ऑफ द सर्कल हमको पूछा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले भाइयों ये आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है। अब ये बहुत सिंपल चीज है, कई में आपको ऐसे में उलझा देगा कि आपको फॉर्मूलेस ही नहीं याद होंगे। लाइक
एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये सब रट के रखना, तब ये वाले प्रॉब्लम क्रैक डाउन होंगे, ठीक है। तो द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर इज गिवन बाय a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये सबको पता है हमको। अब हमको पूछा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछा, तो मतलब ये चीज मेरे को समझ में आ रही कि मेरे को DA मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है। बहुत सिंपल है। अब ये तो एकदम लल्लू सा डेरिवेशन है, हम ये बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर डेरिवेशन क्या होता है, 2x होता, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 2 पाई आर हो गया। तो मैं हमको ये चीज क्या दिखा रही है, इट इज शोइंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये चीज हमको ये बता रही है। लेकिन हमारे प्रॉब्लम में पूछा क्या है भाई, ये थोड़ी पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकाल दोगे, तो बहुत सिंपल हो जाता। वो पूछा है जब रेडियस 5 होगा तब ये चेंज किसके बराबर होगा, तो एकदम सिंपल, हमने ये चेंज निकाल लिया। अब इसमें पुट कर दो r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो आप पुट कर दोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू पाई इंटू आर दैट इज 5 पे पूछा ना, हाँ, तो ये आ जाएगा 10 पाई आंसर। सो ये आ गया डी बाई 10 पाई। थस द एरिया ऑफ द सर्कल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये था हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बहुत सारे हमने 6 प्रॉब्लम्स में डाल रखे हैं, किसी ना किसी में तो आप कंसेप्ट कैच कर लोगे। तो नाउ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, देखो अब क्यूब आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता होना चाहिए क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर मैं क्यूब की बात करूं, क्यूब होता क्या है, ऐसा 3D एलिमेंट होता है, जस्ट कि आप ऐसा स्क्वायर उठा दे इसकी साइड से कलर उसको प्रोजेक्ट कर दो, मतलब 3D में, तो इसके क्या होगा, सारे साइड्स ए हैं, तो इसका वॉल्यूम हमारा होता है ए क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अब हमको पता है, लेकिन दिया क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। तो ये देखो सब दे दिया हमको, ये दे दिया हमको कि लेंथ ऑफ एज क्या है 10 है, और हमको क्या दे दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे दिया है इज 9 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, मैंने क्या बताया था आपको, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल इक्वेशन से आपको ब्रेक डाउन करना है। जैसे ही आप ये कर लोगे आपका प्रॉब्लम आधे ज्यादा तो वहीं सॉल्व है। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। लेट x बी द लेंथ ऑफ साइड, मैंने a माना था, x मान लो आप, v बी द वॉल्यूम एंड s बी द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ठीक है भाई। तो हमको वॉल्यूम अब पता है, a क्यूब था तो x है तो x क्यूब, और सरफेस एरिया भी इसको आपको पता होना चाहिए। तो इसका सरफेस एरिया देखो बहुत सिंपल, नहीं भी पता हो तो एक साइड से निकालोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर है तो a स्क्वायर। अब 6 साइड है, फेस इसके 6 है तो 6 a स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। तो 6x स्क्वायर वेयर x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमको दिया क्या है, अब हम वो चीज लिख रहे हैं, हमको दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज हाउ मच, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो यही मैंने लिख लिया, ठीक है। अब वॉल्यूम है मेरा, मतलब किस में है मेरा वॉल्यूम, वॉल्यूम को अगर मैं ब्रेक डाउन करना चाहूँ, इस चीज को कन्वर्ट करना चाहूँ, तो कैसे मैं करूंगा, फिर से पैरामेट्रिक रूल लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि मेरा वॉल्यूम है x के टर्म्स में और यहाँ पे आ रहा है t, यानी कि मेरा जो बनेगा ऐसा कुछ बनेगा, dx क्यूब बाई dt। तो आप कर पाओगे क्या सॉल्व, इसको नहीं कर पाओगे, तो dx और dx ले आएंगे अपन, तो dx ले आएंगे तो 3x x के ऊपर क्या होगा, 3x स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा, और बचा क्या रह जाएगा मेरा, dx बाई dt। देखो ये बचा रह गया, ये देखो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dx बाय dt मेरा यहाँ पे बचा रह गया, ठीक है। तो अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। आगे हमको क्या दिया हुआ है, ds बाय dt भी हमारा दिया हुआ है, और फिर वहां पे क्या है 6x स्क्वायर है, यानी कि हमको दिया क्या क्या था प्रॉब्लम में, फिर से देख लेते हैं। 9 सेंटीमीटर क्यूब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया था, हमको एरिया का, सरफेस एरिया का निकालना था, और वहां पे कुछ नहीं था, यानी कि ds बाय dt मेरे को निकालना था यहाँ पे, ठीक है। तो ds बाई dt में करता तो क्या करता मैं, 6x स्क्वायर करता फिर से, और dt लिख देता। अब फिर से मेरा चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ऊपर dx है यहाँ पे dt है, तो मैं इसको सॉल्व करता तो क्या आता, ds बाई dt 6x स्क्वायर का मैं विद रिस्पेक्ट टू x आएगा ना यहाँ पे, तो x करता तो क्या आता 12 और x हो जाता, और यहाँ पे मेरा क्या बच जाता, दैट इज dx बाय dt यहाँ पे बच जाता। अब देखो प्रॉब्लम की ब्यूटी, हमने यहाँ पे dx बाई dt निकाल लिया। कैसे निकाल ली, ये हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ था, कितना दिया था, 9 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dx बाई dt। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता तो यहाँ पे 3 बच जाता, और इसको x स्क्वायर के यहाँ ले जाता, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dx बाई dt मेरे को पता है। तो मैं अब यहाँ क्या करूंगा, dx बाई dt को क्या लिख दूंगा, 3x स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे हमने निकाला 3 बाय x स्क्वायर, सॉरी
तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 3/x² लिख दूंगा और इसको क्या करूंगा मिटा दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले वाली इक्वेशन से निकाल लिया है। तो ऊपर क्या बन जाएगा 36 और एक x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 36/x हमारा क्या बन जाएगा ds/dt। अब हमको देखो x भी दे रखा है, क्यों? क्योंकि h हमको 10 दे रखी, तो मैं क्या करूंगा x को 10 डाल दूंगा, तो ds/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेरा क्या आ जाएगा 36/10 दैट इज 3.6। नोट dx/dt। अब देखो ये आपको इजीली समझ में आ गया। हमने क्या किया, जो गिवन चीज थी उससे इक्वेशंस फॉर्म की और हमको फॉर्मूलेज याद थे। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल थे, हमने इजीली सॉल्व कर लिया। तो इसी तरीके से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स में जितने भी ये चैप्टर में बनेगी, स्पेशली ऑफ द रेट ऑफ चेंज वाली, आपको इक्वेशंस के टर्म से फॉर्मुलेट करना आना चाहिए, फिर तो आप इजीली कर लोगे। अब देखो इसी से एक नोट पढ़ोगे तो नोट कमाओगे। तो नोट आपको याद होना चाहिए वाला कि dy/dx इज पॉजिटिव इफ y इंक्रीजेस। तो dy/dx पॉजिटिव होगा इफ y इंक्रीजेस एज x इंक्रीजेस। तो अगर दोनों इंक्रीज होंगे तो हमको पता है रेट ऑफ चेंज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड इज नेगेटिव इफ y डिक्रीजेस एंड x इंक्रीजेस। तो अगर x बढ़ेगा dy/dx एकदम सिंपल समझो, नीचे वाली चीज बढ़ रही है और y डिक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल टर्म क्या होगी, डिक्रीज ही होगी। समझ में आया आपको? तो ये नोट भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम प्रोसीड करते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3। तो बहुत सिंपल है ये सारी प्रॉब्लम, मैं फटाफट से अपन इनको सॉल्व करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस और आंसर लिखते जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या दिया है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। तो शांत साफ सुथरा सा लेक है, अपने बड़े तालाब जैसे शांत है, उसमें वेव्स मूव कर रही हैं इन सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको वेव्स की स्पीड दे दी। नाउ एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज, ये भी दे दिया आपको, जब सर्कुलर वेव है उसका रेडियस क्या दे दिया है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। वेव्स की स्पीड दे दी है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको सर्कुलर वेव दे दी तो हम दिमाग लगाए बिना क्या लिख देंगे, a = πr², क्योंकि सर्कुलर की बात हो रही है। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हमको निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर से हमको क्या दिख रहा है, चेन रूल हमको लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको dA/dt निकालना है और क्या आएगा πr²/dt। तो dt से कुछ होगा नहीं, तो dr/dr हम ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे फिर से अगेन πr² को, तो हमको क्या मिल जाएगा 2πr और यहाँ पे dr/dt ये वाला बच जाएगा, ठीक है। तो 2πr आप देख लो, dr/dt हमको पता है। अब dr/dt है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यही तो जो वेव्स बनेंगी वो वेव्स चेंज हो रही हैं। तो वेव्स बन कैसे रही, सर्कुलर बन रही हैं आपकी। ये आप इस चीज को समझना कि सर्कुलर वेव्स बन रही हैं, तो क्या हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है वेव्स का। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेव्स है वो हमारा क्या दिखा रहा है, एक तरीके से dr/dt तो दिखा रहा है, वेव्स मूव्स इन सर्कल। तो जब वेव्स मूव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कोई रेडियस होगा, एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, तो dr/dt हमारा क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस वैल्यू को हम क्या डाल देंगे 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 2πr दैट इज 8πr हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन हमको किस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए, व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 पुट कर दो पाई, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके 80π। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। एकदम सिंपल था, बस ये इसमें समझना था ट्रिकी कि जो वेव्स चेंज हो रही है ना वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल होंगी। तो सर्कल के फॉर्म में होंगी तो आप वो रिप्रेजेंट क्या करेंगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आप क्रैक कर लोगे, प्रॉब्लम सॉल्व है आपका। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग। तो देखो रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो रेक्टेंगल सबको पता होना चाहिए। रेक्टेंगल में होता क्या है हमारा भाई, कि लेंथ होती है, एक विड्थ होती है। तो दे दिया है लेंथ जो इंक्रीज हो रही है आपकी, इट इज लेंथ जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, इट इज डिक्रीजिंग विथ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, पर मिनट। एंड विड्थ इज इंक्रीजिंग, तो विड्थ तो भाई इंक्रीज हो रही है, विड्थ बढ़ रही है हमारी 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये भी ठीक है। अब नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और y इज इक्वल टू 6 एंड फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ होता है, और पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ l + b। तो हमको यही दोनों का रेट ऑफ चेंज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, कर लेते हैं। तो देखो पहले तो अगर मैं x मान लूं, मैंने l भी माना, इन्हें x मान लिया लेंथ को, और y को मान लिया है, क्या मान लिया अपना
विड्थ मान लिया है, तो लेंथ x जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो यानी कि dx बाय dt डिक्रीज होने को हम क्या करते हैं, माइनस साइन से शो करते हैं रेट ऑफ चेंज में। तो मेरा dx बाय dt क्या हो जाएगा, -3। और जो इंक्रीज है यानी कि विड्थ इंक्रीज हो रहा है, dy बाय dt, उसको पॉजिटिव साइन रखते हैं 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये बेसिक थंब रूल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर की बात मैं अगर करूँ, रेक्टेंगल की मैंने वहां पे लिख दिया था, ट्वाइस ऑफ l प्लस b होता है ब्रैकेट में, तो यहाँ पे l x है और b y है, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस y। अब हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है, यानी कि हमको dp बाय dt निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, dp बाय dt को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ dx बाय dt प्लस dy बाय dt लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि जो मेरा पेरीमीटर है वो इस फॉर्मेट में मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ। अब देखो इसमें तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, ना आपको dx बाय dt ना dy बाय dt, हमने पहले ही पता है हमको। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम -3 सेंटीमीटर पर मिनट, रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज +2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो देखो ये माइनस आ जाएगा, तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट से जो क्या होगा, हमारा पेरीमीटर घटेगा। और ये चीज आप मैंने जो नोट लिखवाई थी ना, आप उससे वेरीफाई कर सकते हो, जो अब भी नोट मैंने बताया था आपको। इस प्रॉब्लम में कहाँ था, ये था, सॉरी, हाँ ये रहा नोट कि इफ डिवाइड एक्स इज पॉजिटिव कब होगा, जब y भी इंक्रीज होगा x भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर y डिक्रीज हो रहा है और x इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, जो हम वेरीफाई प्रॉब्लम से भी कर पा रहे हैं अपनी, ठीक है। अब एरिया का भी भाई रेट ऑफ चेंज निकाल लो, वो भी बहुत सिंपल है। डी बाई डी टी आप क्या लिखोगे, लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ इंटू विड्थ करोगे आप तो क्या होगा, dx। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आपका लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मेरा x इंटू वाई का मैं किस तरीके से करूँ। तो बहुत सिंपल है, क्या होगा, पहले एक को हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल में एक का डेरिवेशन करते हैं, दूसरे कांस्टेंट, फिर दूसरे डेरिवेशन एक को कांस्टेंट। तो पहले dx बाई dt कर लो, y कांस्टेंट, फिर x को कांस्टेंट रख के dy बाई dt कर लो। तो देखो dx बाई dt हमको अगेन पता है -3, और y की वैल्यू हमको दे रखी है, कब हमको एरिया निकालना है, ये भी प्रॉब्लम ने दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो x को 10 सेंटीमीटर रख देंगे, ये 10, और y को कितना रखना है 6, तो देखो 6 रख दिया y को। अब देखो dy बाई dt अगेन हमको पता है 2 सेंटीमीटर पर मिनट से बढ़ रही, और हमको अगेन x पता है 10, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, दैट इज -18 और +20 दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो इससे आपको समझ में आ गया है अब हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक टाइप का ये भी प्रॉब्लम बन सकता था, वो भी मैंने कवर करा दिया। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये मॉनिटरी वाला है, बहुत सिंपल है ये भी। अब हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया वेरियस खेल लिया, अब हम पैसे की बात करेंगे कि पैसे का रेट ऑफ चेंज कैसे निकाला। देखो द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय, इस रिलेशन से आपको क्या मिल रहा है, टोटल कॉस्ट इन रुपीज। गंदी से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं। अब हमको क्या करना है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। तो हमको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है जब 3 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको दी हुई है। देखो द टोटल कॉस्ट इन रुपीज, इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम बोलते हैं, x यूनिट के लिए इतना पैसा लगता है। अब हमको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है जब 3 ऐसे यूनिट हमारे प्रोड्यूस होंगे, वेयर, ये भी आपको प्रॉब्लम में भी बता दिया कि मार्जिनल कॉस्ट है क्या भाई, इट इज द, बाय मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब कि भाई आपको जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपको बता दिया है, क्या है, इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। तो देखो हमको ये डिफाइन भी कर दिया कि हमको निकालना क्या है, dc बाय dx निकालना है, मतलब इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ द आउटपुट। मतलब विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट ही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उस चीज को हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। यानी कि dc बाय dx को, c क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, x क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन, इसी चीज को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। देखो सिंपल है, हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो हमको क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन लेना है। तो हम ले लेंगे x क्यूब का, ये गंदी स्टम्प, देखो x क्यूब क्या होगा 3x स्क्वायर, तो 3 टाइम्स कर देंगे 3x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, तो -0.02 2x, 30x का क्या होगा 30 होगा, कांस्टेंट का क्या होगा 0 हो जाएगा। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट मैंने निकाल दी, जो क्वेश्चन लिखा था वही मैंने एक बार रिपीट कर दिया कि मार्जिनल कॉस्ट मेरा क्या है भाई साहब, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। तो मैंने ये लिख दिया। अब हमको पूछा क्या था भाई, प्रॉब्लम में मार्जिनल कॉस्ट थोड़ी पूछा था, वो पूछा था जब 3 यूनिट बनानी होगी तो कितनी होगी, तो x को 3 डाल दो, इसको सॉल्व कर लो गंदा सा, तो आ जाएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट 30.015, हेंस द रिकॉर्ड मार्जिनल कॉस्ट इज दिस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर ये चीज दिमाग में रखो, अगर आपको कुछ ऐसी टर्म आएगी
जो आपको नहीं पता है तो वो आपको हिंट देगा। जैसे यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट निकालने की दी थी। नाउ अवर लास्ट प्रॉब्लम, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट गिवन बाय, फिर से कॉस्ट वाला ही दे दिया। मार्जिनल वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज इक्वल टू 5 वेयर द मार्जिनल वैल्यू वी मीन द चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड इन इंस्टेंट। तो सेम टाइप का प्रॉब्लम है। अब टर्म्स इजी है, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, 3x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का 2x, 6x और इसका 36x का 36। अब किस पे निकालना है, at x is equal to 5 पुट कर दो आंसर। सो our marginal revenue will be 66. So this is how you can solve these type of problems. Every range of these type of problem related to rate of change is covered. So from the basics to the application, the journey has begun. The every slope we learn, knowledge is won. So with this, I conclude our first lesson of chapter number 6. अब यही सब आप कॉन्सेप्ट आपको इन डेप्थ पढ़ने हैं तो आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर इस पर्टिकुलर सेशन में आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।